आतंक। इस शब्द का प्रयोग आजकल इतनी आम और सामान्य बातों में किया जाता है कि जब इसका उपयोग किसी असली भय के लिए किया जाए तब भी यह अपने सही अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि वास्तविक आतंक, सच्चा भय क्या होता है, जिसे गढ़वाल के उन 500 वर्ग मील के क्षेत्र में रहने वाले 50,000 निवासियों ने और हर वर्ष उस क्षेत्र से गुजरने वाले 60,000 तीर्थयात्रियों ने 1918 से 1926 के बीच झेला था। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उस आतंक का क्या आधार था। किसी भी कर्फ्यू आदेश का पालन उतनी सख्ती और अनुशासन से नहीं हुआ होगा जितना कि रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए द्वारा लगाए गए अनौपचारिक कर्फ्यू का। दिन में जब सूरज आसमान में रहता था, जीवन सामान्य रूप से चलता था। लोग बाज़ारों तक काम से आते जाते या फिर दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते। महिलाएं पहाड़ियों पर चारे और घास काटने जाती। बच्चे स्कूल या जंगलों में बकरियां चराने या लकड़ियां इकट्ठा करने जाते। और गर्मियों में तीर्थ यात्रा एकल या समूह में केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र धामों की ओर यात्रा करते थे। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकता और छायाएं लंबी होती, पूरे क्षेत्र का व्यवहार अचानक बदल जाता। पुरुष तेजी से घर लौटते, महिलाएं घास के भारी गट्ठे लेकर पहाड़ी से नीचे उतरतीं। बच्चे जो स्कूल से आते वक्त देर कर रहे होते या बकरियां लाने में समय लगाते, उन्हें उनकी चिंतित माएँ पुकारतीं। थके हुए तीर्थयात्रियों को रास्ते में मिलने वाले स्थानीय लोग तेजी से किसी शरणस्थल की ओर जाने को कहते। रात होते ही पूरे क्षेत्र पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज़। पूरी आबादी अपने अपने घरों में बंद हो जाती। कई मामलों में बाहर के दरवाज़ों के ऊपर अतिरिक्त सुरक्षा द्वार लगाए जाते, मतलब एक दरवाजे के बाहर एक और दरवाज़ा। जिन तीर्थयात्रियों को घरों में जगह नहीं मिलती, वे आश्रयों में एक दूसरे से सट कर सोते थे। चाहे घर हो या आश्रय, हर जगह भय से शांति पसरी होती, कहीं डरावने तेंदुए को आकर्षित ना कर लें। यह था वह आतंक जो लोगों ने 8 साल तक सहा। अब मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूँ जिनसे स्पष्ट होता है कि उस आतंक के पीछे क्या कारण थे। पहली घटना, बकरी चराने वाले लड़के की। एक 14 साल का अनाथ लड़का, जिसे छूत वर्ग का माना जाता था, 40 बकरियों की देखभाल करता था। हर शाम जब वह बकरियों के साथ लौटता तो उसका मालिक उसे खाना दिया करता और फिर बकरियों के साथ एक छोटे से कमरे में उसे उसका मालिक बंद कर दिया करता। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और केवल एक ही दरवाज़ा था। दरवाज़ा बाहर से बंद किया जाता था और अंदर से लड़का एक पत्थर से उसे अटका देता था। जिस रात वह लड़का मारा गया, उसके मालिक का कहना था कि दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद किया गया था। दरवाजे पर गहरे पंजों के निशान थे। संभव है कि तेंदुए ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लकड़ी का वह टुकड़ा गिरा दिया हो जो हस्प को रोकता था और फिर आसानी से पत्थर हटाकर अंदर घुस गया। कमरे में 40 बकरियां थीं और एक कोना लड़के ने अपने सोने के लिए घेर रखा था। यह रहस्य ही है कि तेंदुए ने बकरियों के ऊपर से चला या उनके नीचे से, लेकिन बिना किसी चीख पुकार के तेंदुआ लड़के को मारकर उसे घसीटते हुए एक गहरी घाटी में ले गया, जहां अगली सुबह उसके मालिक को लड़के का शव मिला। हैरानी की बात यह है कि एक भी बकरी को खरोंच तक नहीं आई। दूसरी घटना, हुक्का पीते समय मौत। एक आदमी अपने दोस्त के साथ हुक्का पी रहा था। कमरा एल आकार का था और दरवाज़ा उनकी पीठ की ओर। अचानक हुक्का गिरा और अंगारे फैल गए। जब उसने झुककर अंगारे समेटने के लिए देखा तो चांदनी में उसने दरवाजे में तेंदुए को अपने दोस्त को उठाकर ले जाते हुए देखा। उसने कहा, साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त की कोई आवाज़ तक नहीं सुनी, ना सांस की ना दर्द की। जो बस एक हाथ की दूर ही बैठा था। मैं कुछ नहीं कर सका, बस थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। तीसरी घटना, बीमार औरत की मौत। गांव के प्रधान की पत्नी बुखार से बीमार थी। 2 औरतें उसकी देखभाल कर रही थी। घर में 2 कमरे थे। बाहरी कमरे में एक खिड़की थी जिसमें पीतल का एक बड़ा पानी का बर्तन रखा था। प्रधान बाहर के कमरे में सो रहा था
और उसके पास एक धीमी रोशनी वाली लालटेन थी। आधी रात को तेंदुआ खिड़की से अंदर आया, पानी के बर्तन को छुए बिना अंदर घुसा, प्रधान के पास से गुजरा और बीमार महिला को उठाकर खिड़की तक ले आया। जब बर्तन गिरा और आवाज़ हुई तब सबकी नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला मर चुकी थी। पड़ोसी ने कहा, वह औरत तो वैसे भी बहुत बीमार थी, शायद अच्छा ही हुआ कि तेंदुए ने उसी को उठाया। यह तो सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, चलिए आपको कुछ और बताता हूँ। दो गुज्जर जो आपस में भाई थे अपनी 30 भैंसों को एक चारागाह से दूसरे चारागाह की ओर ले जा रहे थे। उनके साथ बड़े भाई की 12 साल की बेटी भी थी। वो इस इलाके के अजनबी थे और या तो उन्होंने नरभक्षी के बारे में सुना नहीं था या फिर जो ज़्यादा संभव है उन्हें लगता था कि भैंसें ही उन्हें पूरी सुरक्षा दे देंगी। सड़क के पास 8000 फीट की ऊंचाई पर एक संकरी समतल ज़मीन की पट्टी थी, जिसके नीचे एक हंसिए के आकार का सीढ़ी नुमा खेत था जो लगभग 1/4 एकड़ का था और लंबे समय से बंजर पड़ा था। उन्होंने इसी जगह को अपना डेरा डालने के लिए चुना। जंगल से लकड़ियाँ काटकर जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था, उन्होंने खूंटे बनाए और उन्हें ज़मीन में गाड़कर अपनी भैंसों को लंबी कतार में बांध दिया। शाम का खाना जो लड़की ने बनाया था, खाने के बाद तीनों ने सड़क और भैंसों के बीच की पतली ज़मीन पर अपनी चादरें बिछाई और सो गए। रात काली थी और सुबह की ओर बढ़ते समय पुरुष भैंसों के घंटों की गूंज और डरी हुई भैंसों की सूंघने की आवाज़ से जाग गए। अपने लंबे अनुभव से जानकर कि ये आवाज़ें किसी शिकारी की उपस्थिति का संकेत हैं, उन्होंने लालटेन जलाई और भैंसों के बीच गए। उन्हें शांत किया और देखा कि कोई रस्सी टूटी तो नहीं। वे कुछ ही मिनटों के लिए गए थे और जब लौटे तो उन्होंने पाया कि लड़की जिसे उन्होंने सोते हुए छोड़ा था वह नहीं थी। जिस चादर पर वह सो रही थी उस पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। सुबह होने पर पिता और चाचा ने खून के निशान का पीछा किया, जो कि बंधी हुई भैंसों की कतार के पीछे से होते हुए एक संकरी ज़मीन और फिर खड़ी ढलान से नीचे कुछ गज दूर तक गया। वहीं पर तेंदुए ने लड़की को खा लिया था। मेरे भाई का जन्म दुर्भाग्यशाली तारे के नीचे हुआ था साहब, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं है। यह उसकी इकलौती बेटी थी जिसकी शादी जल्दी होने वाली थी और जिससे वह आगे चलकर एक वारिस की उम्मीद करता था, और अब तेंदुआ आ गया और उसे खा गया। मैं और भी बहुत सी कहानियाँ सुना सकता हूँ, क्योंकि कई हत्याएं हुई थी और हर एक की अपनी दुखद कहानी थी, पर मुझे लगता है कि मैंने इतना कह दिया है कि आप समझ सकें कि गढ़वाल के लोग रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए से डरने के लिए क्यों विवश थे। गढ़वाली लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं और तेंदुए के शारीरिक भय के अलावा एक और गहरा भय उनके मन में था, अलौकिक शक्तियों का डर, जिसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं एक सुबह जब दिन निकल ही रहा था, रुद्रप्रयाग के छोटे से निरीक्षण बंगले से निकला। जैसे ही मैंने बरामदे में कदम बाहर रखा, वहाँ धूल में तेंदुए के ताज़ा पदचिन्ह दिखाई दिए। पग मार्क्स से साफ था कि तेंदुआ मुझसे बस कुछ ही मिनट पहले वहाँ से निकला था और उसकी दिशा से स्पष्ट था कि वह बंगले की निरीक्षक यात्रा के बाद तीर्थ यात्रा वाली सड़क की ओर जा रहा था, जो लगभग 50 गज दूर थी। बंगले और सड़क के बीच की ज़मीन बहुत सख्त थी, इसलिए वहाँ ट्रैकिंग करना संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं फाटक पर पहुँचा, मैंने देखा कि पगमार्क्स सीधे गोला भराए की ओर जा रहे हैं। एक बड़ी भेड़ बकरियों की टोली पिछली शाम उस सड़क से गई थी और उनकी आवाज़ से उठी धूल में तेंदुए के पदचिन्ह ऐसे दिख रहे थे जैसे ताज़ी गिरी हुई बर्फ़ पर। अब मैं नरभक्षी तेंदुए के पगमार्क्स से अच्छी तरह परिचित हो चुका था और सैकड़ों तेंदुओं के बीच से भी उन्हें पहचान सकता था। शिकारियों के पगमार्क्स से बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लिंग, उम्र, आकार आदि।
मैंने जब पहली बार नरबख्शी के पद चिन्ह देखे थे तब उन्हें बहुत ध्यान से देखा था और जान लिया था कि वह एक विशाल नर तेंदुआ है जिसकी उम्र ढल चुकी है। मैं जब उस सुबह तेंदुए के पगमार्क्स का पीछा कर रहा था तो देख पा रहा था कि वह मुझसे सिर्फ कुछ मिनट ही आगे है और धीरे धीरे चल रहा है। सड़क जिस पर सुबह के इस घंटे कोई यातायात नहीं था छोटी छोटी घाटियों से होकर गुजर रही थी और यह संभव था कि तेंदुआ आज अपनी आदत तोड़ दे और दिन निकलने के बाद भी बाहर रहे। इसलिए मैं हर मोड़ पर बहुत सावधानी से झांक कर आगे बढ़ रहा था जब तक कि 1 मील आगे मुझे वो जगह नहीं मिल गई जहाँ से वह सड़क छोड़कर एक बकरी के पगडंडी पर झाड़ियों और पेड़ों के बीच चला गया था। जहाँ तेंदुआ सड़क से हटा उससे 100 गज दूर एक छोटा सा खेत था। उसके बीचों बीच एक कांटेदार बाड़ा था जिसे खेत के मालिक ने व्यापारियों को वहाँ रुकने के लिए बनाया था ताकि वे अपने जानवरों के मल से खेत की उपज बढ़ा सकें। इसी बाड़े में वह भेड़ बकरियों की टोली भी थी जो पिछली शाम सड़क से नीचे गई थी। उस झुंड का मालिक एक मजबूत शरीर वाला आदमी था जो लगभग आधी सदी से तीर्थ मार्ग पर माल ढोता रहा होगा। कांटों की बाड़ हटाकर रास्ता खोल रहा था जब मैं वहाँ पहुँचा। मेरी पूछताछ पर उसने बताया कि उसने तेंदुए को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही भोर हुई उसके 2 कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद ऊपर जंगल से काकड़ की आवाज़ आई। मैंने बूढ़े व्यापारी से पूछा कि क्या वह अपनी एक बकरी मुझे बेचेगा। उसने पूछा कि किस लिए। जब मैंने बताया कि उसे नरबख्शी के लिए बांधना है तो वह बाड़े से अंदर गया, कांटे वापस लगाए और मेरी एक सिगरेट लेते हुए सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। हम कुछ देर तक चुपचाप सिगरेट पीते रहे। फिर वह आदमी बोला, आप ही वह साहब हैं जिनके बारे में मैंने बद्रीनाथ से आते हुए सुना था, और यह जानकर दुख होता है कि आप इतनी दूर से व्यर्थ यात्रा पर आए हैं। वह दुष्ट आत्मा जो इस इलाके में इतने मानव वध की जिम्मेदार है कोई जानवर नहीं है जैसा आप सोचते हैं। उसे गोली या बारूद से नहीं मारा जा सकता जैसे कि आपने या आपसे पहले कई लोगों ने कोशिश की है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इस बात का प्रमाण है। यह कहानी मुझे मेरे पिता ने सुनाई थी और यह जानते हैं कि मेरे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे पिता उस समय जवान थे और मैं अभी जन्मा नहीं था जब हमारे गांव में एक दुष्ट आत्मा ने दस्तक दी और सबने कहा वह तेंदुआ है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने घरों में मारे जाने लगे और उसे मारने की हर कोशिश नाकाम रही। जब सब उपाय विफल हो गए तो गांव के प्रधानों ने पंचायत बुलाई और उपाय पर विचार करने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सुबह अपने पोते का अंतिम संस्कार करके लौटा था खड़ा हुआ और बोला कि यह कोई तेंदुआ नहीं है बल्कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति है जो मानव मांस की तृष्णा में तेंदुए का रूप धरता है और उसे केवल आग से ही मारा जा सकता है। उसकी शंका उस मोटे साधु पर थी जो खंडहर मंदिर के पास कुटिया में रहता था। यह सुनते ही सभा में कोलाहल मच गया। कुछ ने कहा वह दुख से पागल हो गया है, कुछ ने उसकी बात को सच माना। उन्हें याद आया कि साधु के आने के बाद ही हत्याएं शुरू हुई हैं और हर हत्या के अगले दिन वह दिन भर धूप में सोता था। आखिरकार तय किया गया कि साधु की निगरानी की जाए और अगली हत्या के दिन से 3 दल बनाकर उसे देखा जाएगा क्योंकि हत्याएं नियमित अंतराल पर हो रही थीं। रात में जब पहली और दूसरी पार्टी पहरे पर थी साधु अपनी झोंपड़ी से बाहर नहीं निकला। मेरे पिता तीसरी पार्टी में थे। रात होते ही वे चुपचाप अपने अपने स्थानों पर चले गए। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और साधु बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ घंटों बाद पहाड़ की ढलान पर स्थित एक कोयला जलाने वाले की झोंपड़ी की दिशा से एक पीड़ादायक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। मेरे पिता की पार्टी का कोई भी व्यक्ति उस रात सो नहीं पाया।
पूर्व की ओर जैसे ही भोर होने लगी, उन्होंने साधु को अपनी झोंपड़ी की ओर भागते देखा। उसके हाथ और मुंह खून से सने हुए थे। जब वो झोंपड़ी के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, तो पहरेदार उसके पास गए और झोंपड़ी के बाहर लटकती जंजीर को ऊपर से हुक में फंसाकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर वे अपने अपने भूसे के ढेर से बड़े बड़े भूसे के गट्ठर लाए, और जब सुबह सूरज निकला तब उस स्थान पर केवल राख ही बची थी जहाँ झोंपड़ी थी। उस दिन के बाद हत्याएं बंद हो गई, क्योंकि झोंपड़ी उन्होंने साधु सहित अंदर जला के खाक कर दी थी। आज तक इन पहाड़ों में रहने वाले किसी भी साधु पर शक नहीं किया गया, लेकिन जब कभी शक होगा तो वही तरीका अपनाया जाएगा जो मेरे पिता के समय अपनाया गया था। तब तक गढ़वाल के लोगों को यह पीड़ा झेलनी होगी। आपने मुझसे एक बकरी मांगी है साहब, मैं आपको बकरी नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरे पास कोई अतिरिक्त नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी कहानी सुनने के बाद भी एक जानवर को नरभक्षी तेंदुए के लिए बांधना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी एक भेड़ उधार दे सकता हूँ। अगर वह मारी गई तो आप उसकी कीमत चुकाएंगे, और अगर नहीं मारी गई तो कोई पैसे की बात नहीं होगी। आज और आज रात मैं यहीं रहूँगा, और कल सुबह हुटिया तारा, जो लगभग 4 बजे उगता है और जिसके आधार पर गढ़वाल के पैदल व्यापारी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, के आगे साथ ही मुझे निकलना है। सूरज ढलने के बाद मैंने उस कांटों से बनी बाड़ में लौटकर एक मोटी और भारी भेड़ चुनी, जिसे मैंने झाड़ियों में एक रास्ते के पास बांधा जहाँ से तेंदुआ कुछ घंटे पहले गया था। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा तेंदुए ने फिर से मेरे बंगले की ओर कदम रखे थे। वह गोला बराए की दिशा से आया था। वह बंगले के पास आया और फिर रुद्रप्रयाग बाजार की ओर चला गया। इससे साफ था कि तेंदुआ इंसान को मारने की कोशिश कर रहा था, न कि भेड़ को खाने की। मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने भेड़ को मारने के बाद भी उसे खाया नहीं। अपने घर लौट जाइए साहब, और अपना समय व पैसा बचाइए। यह थी उस पुराने व्यापारी की अंतिम सलाह, जो अपनी भेड़ों को पुकारता हुआ हरिद्वार की ओर बढ़ गया। कुछ साल पहले रुद्रप्रयाग के पास एक और मामला हुआ था, जहां लोगों को विश्वास था कि एक साधु ही उनके परिजनों की मौत का जिम्मेदार है। क्रोधित भीड़ ने एक साधु को पकड़ लिया और उसे मारने वाली थी। जब गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर फिलिप मेसन मौके पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से कहा कि साधु को मारा नहीं जाना चाहिए जब तक उसकी दोष सिद्ध ना हो जाए। उनकी सलाह पर साधु को पुलिस की निगरानी में 7 दिन और रात रखा गया। 8वें दिन खबर आई कि दूर के एक गांव में फिर एक आदमी मारा गया। लोगों ने मान लिया कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया था और साधु को छोड़ दिया गया, पर चेताया कि अगली बार वे गलती नहीं करेंगे। गढ़वाल में मान्यता है कि नरभक्षी की हर हत्या साधुओं द्वारा की जाती है। नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में तो यह माना जाता है कि बक्सर नाम जनजाति यह हत्याएं करती है। ये लोग तंग झाड़ियों में रहते हैं और शिकार करके जीविका चलाते हैं। साधु जहाँ मानव मांस के लिए मारते हैं, वहीं बक्सर गहनों और अन्य कीमती वस्तुओं के लिए। मैंने यहाँ के जंगलों में कई रातें बिताई, कई बार तो लगातार 28 रातें अकेले ही मैंने जंगल में बिताई। उन रातों में मुझे तेंदुआ एक दानव जैसा महसूस होता था, जो रुद्रप्रयाग के लोगों का मजाक उड़ाता हुआ उनका पीछा करता था और मौके की तलाश में होता था कि कब वह उन पर हमला कर सके। कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि सरकार ने इतने वर्षों तक कुछ क्यों नहीं किया, पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम उठाए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 10,000 का इनाम और 2 गांवों का उपहार घोषित किया गया था सरकार द्वारा। 400 से ज़्यादा लाइसेंसी बंदूक अधिकारियों को मौका दिया गया था इस तेंदुए को मारने के लिए। सैनिकों को बंदूक दी गई थी, अखबारों में अपील की गई थी, सैकड़ों फंदे लगाए गए थे, जहर तक बांटा गया था, पर इन सब का नतीजा केवल एक मामूली चोट थी। और रिकॉर्ड में दर्ज किया गया कि तेंदुआ जहर से मरने के बजाय और भी ताकतवर हो गया था। 1921 में अखबारों में खेल प्रेमियों से तेंदुए के शिकार में मदद की अपील के जवाब में 2 युवा ब्रिटिश अफसर रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्हें न जाने क्यों लगा कि तेंदुआ अलकनंदा नदी को रुद्रप्रयाग के सस्पेंशन ब्रिज के ज़रिए पार करता है
ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी योजना इसी पुल तक सीमित कर दी। उनकी रणनीति थी कि वे रात में पुल पर तेंदुए को गोली मारेंगे। इसके लिए एक अफसर पुल के बाएं किनारे पर स्थित टावर पर बैठा और दूसरा दाएं किनारे के टावर पर। 2 महीने तक जब वे लगातार इन टावरों पर बैठे, तो रिपोर्ट के अनुसार एक रात बाएं टावर पर बैठे अफसर ने देखा कि तेंदुआ पुल के नीचे वाले मेहराब से निकलकर पुल पर आ गया। जब तेंदुआ पुल के बीच तक पहुंच गया तो अफसर ने गोली चलाई। तेंदुआ दौड़कर पुल पार करने लगा और दाएं टावर पर बैठे हुए अफसर ने अपनी रिवॉल्वर की 6 गोलियां खाली कर दी। अगली सुबह पुल और उस पहाड़ी पर खून मिला जहां से तेंदुआ गया था। सबको लगा कि तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हो चुका है और जल्दी ही मर जाएगा। कई दिनों तक उसकी खोज की गई। रिपोर्ट बताती है कि घायल होने के बाद अगले 6 महीने तक तेंदुए ने किसी को नहीं मारा। मुझे इस घटना के बारे में उन लोगों से पता चला जिन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी थी और घायल तेंदुए को खोजने में मदद की थी। अफसरों और ग्रामीणों को लगा कि तेंदुए की पीठ और सिर में गोली लगी है। इसी कारण उसे खोजने का बरसकर प्रयास किया गया। लेकिन जब खून की धारा की जानकारी मुझे मिली तो मुझे विश्वास हुआ कि गोली केवल उसके पीछे बाएं पंजे की हथेली को छूती हुई निकली है और एक पंजे का छोटा हिस्सा उड़ा दिया है। बाद में यह बात साबित भी हुई। दाएं टावर पर बैठे अफसर की सभी गोलियां निशाना चूक गई थी। जब तक लगभग 20 तेंदुओं को फंदों में पकड़कर मार दिया गया, एक तेंदुआ जो सभी को नरबख्शी ही लगा एक फंदे में आ गया, परंतु हिंदू जनसंख्या ने उसे मारने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि वे उसे मारेंगे तो उन मरे हुए लोगों की आत्माएं उन्हें सताएंगी। तब एक ईसाई भारतीय को बुलाया गया जो वहाँ से 30 मील दूर एक गांव में रहता था। लेकिन जब तक वह ईसाई वहाँ पहुँचा, तेंदुआ फंदा खोलकर भाग चुका था। एक बार तेंदुआ एक आदमी को मारने के बाद पास के एक छोटे से जंगल के टुकड़े में शव के पास ही लेटा रहा। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने लाश ढूंढने की कोशिश की तो तेंदुए को जंगल से बाहर निकलते देखा गया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद देखा गया कि वह एक गुफा में घुस गया। लोगों ने गुफा के मुंह को कांटों और भारी पत्थरों से बंद कर दिया। हर दिन वहां आने वाली भीड़ बढ़ती रही। 5वें दिन जब वहां लगभग 500 लोग इकट्ठा हो गए थे, एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसका नाम रिपोर्ट में नहीं दिया गया है आया और तिरस्कार करके बोला, इस गुफा में कोई तेंदुआ नहीं है। उसने कांटे हटाए। जैसे ही कांटे हटे, तेंदुआ अचानक गुफा से बाहर निकला और 500 लोगों की भीड़ को चीरते हुए बाहर निकला। यह घटनाएं उस समय की हैं जब तेंदुआ नया नया नरभक्षी बना था। यदि उस समय उसे पुल पर मार दिया गया होता या जाल में पकड़े जाने पर मारा गया होता या गुफा में बंद कर दिया गया होता तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी और गढ़वाल को वर्षों की पीड़ा से छुटकारा मिल जाता।